नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका पसंदीदा शो, जहां हम बातचीत करते हैं आपकी फाइनेंसेस को प्लान करने की और आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए। तो आज से अभी से अपने गोल्स को कीजिए डिफाइन और अपने फ्यूचर को कीजिए प्लान। तो आप योर मनी में आ सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करना चाहते हैं, और साथ ही अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दी हैं, जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो को बेहतर कैसा बनाएं, तो भी आप इस शो में आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका शो में शामिल होने का, और हैशटैग आस्क आवाज योर मनी ये लिखकर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सीएनबीसी आवाज से कनेक्ट कर सकते हैं, यानी फेसबुक से, ट्विटर से, और साथ ही ईमेल के जरिए भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। mf@moneycontrol.com ये ईमेल आईडी है। और अगर करें व्हाट्सएप नंबर की बात तो 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो अपने सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। आज हमारे साथ मनी आइडू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या मौजूद हैं। अर्नव नमस्कार, स्वागत है आपका। और आज हम रिटायरमेंट प्लानिंग पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, और इस कड़ी में जो अटल पेंशन योजना है उस पर बातचीत करना चाहेंगे कि ये प्लान कैसा है, और इस प्लान को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए टैक्स पेयर्स की, क्योंकि सरकार ने भी झटका दिया है इस डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ, क्योंकि इनकम टैक्स भरने वाले अब आवेदन नहीं कर सकते इस योजना का। तो पहले तो इस पेंशन प्लान के बारे में बताइए, और जो डेवलपमेंट हुई है उस पर आपके कमेंट्स क्या हैं? जो अटल पेंशन योजना है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो भी वर्कर्स है उनके लिए ये एक पेंशन प्लान है। यानी कि देखिए, जो फॉर्मल सेक्टर में है उनके लिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, तो ये एक फॉर्मल प्लान हो जाता है। लेकिन जो लोग एक स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं है उनके लिए सोशल सिक्योरिटी के माध्यम कोई होता नहीं है, तो उनके लिए खास करके ये एक पेंशन प्लान बनाया गया। इसकी बेसिक कंडीशन ये है कि जब आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में हो तब ये आप प्लान ज्वाइन कर सकते हैं, और 60 साल के बाद आपको एक पेंशन मिलेगी। अब जो पेंशन की अमाउंट है वो फिक्स होती है, और वो 1000 और 5000 के बीच होती है। यानी कि आपको चूज करना है कि आपको एट द एज ऑफ 60 कितना पेंशन चाहिए, 1000, 2000, 4000 या 5000। और जो प्रीमियम आप भरोगे वो आपके एज के मुताबिक और आपको कितना पेंशन चाहिए उसके मुताबिक ये तय होगा। यानी कि लॉजिक ये है कि आप जितना जल्दी इसमें एंटर करते हो, जितने यंग एज में एंटर करते हो, और तो आपका पेंशन यानी कि आपका प्रीमियम कम होगा, और फिर आप जितना ज्यादा पेंशन चूज करते हो वैसे वैसे धीरे धीरे करके प्रीमियम बढ़ेगा। पर जो होल प्लान है, आइडिया इसका ये है कि कम प्रीमियम में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स हैं उनको एक पेंशन का ऑप्शन दिया जाए। अब जो नई डेवलपमेंट हुई है ये वो है कि सरकार ने ये तय कर दिया है कि जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं उनको ये स्कीम से बाहर रखा जाएगा। और इसका कारण भी बहुत साफ है, क्योंकि जो इनकम टैक्स भरते हैं उसका मतलब ये होता है कि इन लोगों के पास इनकम है, और इनकम थोड़ी ज्यादा है इन द सेंस कि वो एटलीस्ट टैक्सेबल ब्रैकेट में आते हैं। तो इसके अलावा क्योंकि टारगेट ऑफ द स्कीम ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो कम कमाते हैं उनके लिए ये प्लान है, इसीलिए ये जो थोड़े हायर अर्निंग लोग हैं उनको यहां से बाहर रखा है। और दूसरी बात ये भी है कि आप देखिए कि जो पेंशन की अमाउंट है वो पर मंथ 1000 से 5000 तक ही है, यानी कि ये कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन जो लोग कम कमाते हैं उनके लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट है। इसीलिए सरकार यही चाहती है कि जिस टारगेट ऑडियंस के लिए ये प्लान बनाया गया है उनको ये बेनिफिट मिले, इसीलिए ये टैक्स पेइंग सिटीजन्स को इससे अब बाहर रखने का निर्णय लिया गया। अच्छा, एक चीज और क्विकली आपसे पूछना चाहेंगे। जब ये स्कीम आई थी तब से लेकर अब तक हमने अगर फिगर्स को देखेंगे तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला भी था, और स्पेशली जो सब्सक्राइबर्स थे उसमें इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये था कि 45% सब्सक्राइबर्स यंग इन्वेस्टर्स थे, जो कि 18 ईयर्स से 25 ईयर्स के एज ब्रैकेट में आते थे। तो हालांकि सरकार ने पूरी क्लैरिटी दी है कि क्यों इसको अलग किया गया है, या फिर किस कैटेगरी ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स के लिए इसको अलग किया गया है। कुछ आपको लगता है कि सब्सक्राइबर्स पर या रिस्पांस पर इम्पैक्ट होगा? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए, ये स्कीम की जो इतनी बड़ी सफलता है वो यही दर्शाती है कि इस प्रकार के
प्लान की इस देश में बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि काफी सारे लोगों को आज की तारीख में ऐसे कोई ऑप्शन नहीं मिलते जहां पर वो अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर सके। दूसरी बात यह है कि ये स्कीम का प्रीमियम देखिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई 18 साल का व्यक्ति है जिसे इवन 5,000 रुपये का प्रीमियम चाहिए, तो वो एक्चुअली 100 रुपये से कम पर मंथ का प्रीमियम उसे देना पड़ेगा। तो ये जो कॉस्ट इफेक्टिव है, इसीलिए ये स्कीम बहुत पॉपुलर हुई। मेरे हिसाब से क्योंकि ये जिस जिन चलिए, व्यक्ति को जानी चाहिए वहां पर वो आज सफल हो रही। ओके, ठीक है। चलिए, तो आपको अटल पेंशन योजना से जुड़ी तमाम बारीकियां बताई, डेवलपमेंट्स पर भी राय दी और इसके एज एन इन्वेस्टमेंट टूल के बारे में बताया। लेकिन अब सवाल करते हैं शामिल। देवेंद्र उत्तराखंड से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। देवेंद्र, नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका और क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम जी। मैम, नमस्ते, पूछिए सवाल। मेरा सवाल ये है कि मुझे 10,000 जो है इन्वेस्ट करने हैं अपनी वाइफ के लिए। तो मुझे जो है ये जानना है कि अगले 20 सालों में 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य है रिटायरमेंट के लिए, वाइफ के लिए, और कोई अच्छे म्यूचुअल फंड जानने हैं और कितना और कॉर्पस लगेगा मेरे को जो है। अभी मेरी वाइफ की जो उम्र है वो है 37 ईयर की है, तो टाइम है अभी। तो कोई 2 फंड 10,000 के लिए मेरे को जो है 2 करोड़ का लक्ष्य है, उसके लिए चाहिए अच्छे म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो ठीक है, तो अच्छा सवाल है इनका। अपनी वाइफ की रिटायरमेंट प्लानिंग ये कर रहे हैं। 37 ईयर्स उनकी एज है, 20-22 साल हैं इनके पास और 2 करोड़ का टारगेट है। 10,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले तो ये बताइए 10,000 किन म्यूचुअल फंड्स में लगाएं, प्लस 10,000 के SIP से कितना कमा पाएंगे 20-22 सालों में? अगर आप देखें तो इनको जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो 20 साल के बाद है। तो ये 20 साल के समय में उनको अगर 2 करोड़ का टारगेट अचीव करना है तो उनको मंथली 20,000 के आसपास का निवेश करना है, जो 12% के रेट पे कंपाउंड होते हुए उनको अपने टारगेट तक ले जाएगा। तो मेन चीज है 20,000 का निवेश करना है। अब क्योंकि समय इतना लंबा है तो वो इक्विटी फंड्स का माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। अब आज की तारीख में उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ 10,000 रुपये टू स्टार्ट ऑफ विथ ये रकम है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। वो 10,000 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी उनको पता है कि 20,000 तक पहुंचना है, तो वो धीरे धीरे करके ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये 20,000 तक पहुंच सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इक्विटी फंड्स में किस प्रकार के फंड्स को उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए। मेरे हिसाब से आज की तारीख में जब ये 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 3 फंड का चुनाव कर सकते हैं। एक है कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज फंड, जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों सेगमेंट में निवेश करता है। दूसरा है पराग परिक का फ्लेक्सी कैप फंड, जो एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी पे आधारित है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग को ध्यान में रखते हुए अपना स्टॉक्स का चुनाव करता है। और तीसरा है PGIM का मिड कैप फंड, जो एक प्योर मिड कैप फंड है। ये मिक्सचर के साथ आज की तारीख में उनको एक अपने पोर्टफोलियो में बैलेंस आ जाएगा, और जब आगे जाके वो अपना निवेश बढ़ाते हैं तब वो दूसरे फंड्स को ऐड करने का सोच सकते हैं। तो 20,000 के आसपास आपको SIP करनी पड़ेगी। स्लोली बढ़ाइए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को। 2 करोड़ का टारगेट आसानी से हासिल कर सकेंगे। 3 फंड्स आपको सुझा दिए गए हैं, कैनरा रोबो का इमर्जिंग इक्विटीज, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज। तो इन फंड्स के साथ कीजिए शुरुआत। अब अगला सवाल लेंगे ईमेल के थ्रू। आशुतोष ने हिमाचल प्रदेश से भेजा है। इनकी सरकारी नौकरी है और 2 महीने बाद इनका रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट के वक्त इनको 1 करोड़ के आसपास मिलेंगे। जानना चाहते हैं कहाँ निवेश करें और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस 1 करोड़ रुपए को, ताकि 30 से 40,000 इनकी मंथली इनकम होती रहे। एक और सवाल इनका ये है कि 2007 से करीबी 40,000 की SIPs ऑलरेडी कर रहे हैं और इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 1.25 करोड़ के आसपास है। 5 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। फंड्स इनके पास 7 म्यूचुअल फंड्स है इनफैक्ट। निप्पॉन इंडिया मिड कैप, SBI स्मॉल कैप 5,000, HDFC हाइब्रिड इक्विटी 2,000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 3,000,
ICICI Prudential Blue Chip 1000 per month, SBI Focused Equity 3000 और SBI Consumption Opportunities 5000। लमसम 1-1 लाख का 2 फंड्स में डाले हुए हैं, UTI फ्लेक्सी कैप और UTI कोर इक्विटी। तो प्लानिंग तो इन्होंने ठीक ठाक की है पहले से। अब ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो को आप कैसे देखते हैं और जो 1 करोड़ मिलेंगे वो कहाँ लगाएं? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अर्नव, ये आशुतोष का सवाल है ईमेल के थ्रू। आपको आवाज आ रही है अभी? अर्नव, आप सुन सकते हैं? शायद अर्नव तक ऑडियो क्लियर नहीं जा रही है। और एक बार मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, तब तक हमारी टीम रिकनेक्ट करेंगे अर्नव के साथ। जो आशुतोष ने सवाल भेजा है, इनका टारगेट है कि ये अब से 2 महीने बाद जो 1 करोड़ रिटायरमेंट के वक्त पैसा मिले उसको ऐसी जगह लगाएं ताकि 30 से 40,000 की मंथली इनकम होती रहे। हालांकि जो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वो उसमें काफ़ी सारे फंड्स शामिल हैं। ऑलमोस्ट 7 फंड्स में तो इनकी SIP चल रही है, 2 फंड्स में लमसम इन्होंने पैसे डाले हुए हैं। अगर जो हमारी बातचीत हुई अर्नव से, उसके मुताबिक जो एग्जिस्टिंग SIPs हैं वो तो इनकी ठीक है, लेकिन ये अपनी इन्वेस्टमेंट स्कोर इंक्रीज इनको करना पड़ेगा अगर ये 5 साल में 3 करोड़ का टारगेट कंप्लीट करना चाहते हैं। फिलहाल तो पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.25 करोड़ के आसपास की है। तो ये और एक फंड में बदलाव सजेस्ट किया है जो UTI का कोर इक्विटी फंड है, जिसमें आशुतोष की लमसम इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है 1 लाख के आसपास की, उससे निकलने की सलाह अर्नव ने दी है। अब करना कहाँ है, जो 1 करोड़ मिलेगा उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको, तो वो मैं बता दूं। जो डिटेल्स हमारे साथ आशुतोष ने शेयर की थी आपके जवाब के तौर पर, उसके मुताबिक डेट म्यूचुअल फंड्स में इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद अर्नव आशुतोष का सवाल है जो ईमेल के थ्रू मिला था। रिटायरमेंट के लिए निवेश करना है, रिटायरमेंट के रकम को निवेश करना चाहते हैं। बेसिकली 1 करोड़ के आसपास मिलेगी, 30 से 40 हज़ार की मंथली इनकम चाहिए, प्लस पोर्टफोलियो भी है इनका। बताइए क्या सलाह? अगर हम पहले रिटायरमेंट की रकम की तरफ देखें तो क्योंकि इनको एक रेगुलर सम ऑफ इनकम चाहिए, तो वो पहले 15 लाख सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में डाल सकते हैं, जहां पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 लाख है, इसीलिए इससे ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बात है, दूसरे 15 लाख वो LIC की व्याय वंदना योजना में डाल सकते हैं, जहां पर भी उनको एक रेगुलर पेमेंट ऑफ पेंशन मिलेगा। और तीसरा 20 लाख की रकम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। तो अगर ये 50 लाख इस तरह से डालते हैं तो आज की तारीख में जो रिटर्न आ रहा है उससे उनका जो बेसिक लक्ष्य है कि अराउंड 30,000 पर मंथ का उनको रेगुलर इनकम आए, वो आ जाएगी। लेकिन उनके 1 करोड़ के कॉर्पस में अभी भी 50 लाख की रकम बाकी है। ये 50 लाख की रकम मेरे हिसाब से इनको डेट म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, और डेट म्यूचुअल फंड्स में से उनको जब चाहे या जितना चाहे, मान लीजिए कि कहीं 3-4 महीने के लिए उनको शायद थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, तो वो अमाउंट ये डेट म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो डेट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन होगा ये 50 लाख के लिए, उसमें वो 2 डायनामिक बॉन्ड फंड्स और 1 या 2 PSU एंड बैंकिंग फंड्स का समावेश कर सकते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो का मिक्सचर उनके लिए आएगा, उसमें 2 चीज हो जाएगी, उनका जो रेगुलर इनकम की जो गोल है वो उनको मिल जाएगा, और दूसरी बात ये है कि एडिशनल अमाउंट भी उनके पास रहेगा जो सेफ है, तो वो सेफ अमाउंट में से अगर कभी भी उनको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए तो वो निकाल सकेंगे। अब आते हैं उनके इक्विटी पोर्टफोलियो की तरफ। अब उसमें अगर हम देखें तो काफी सारे फंड्स उनके पास है, तो जो लक्ष्य के साथ वो चल रहे हैं उनके लिए ये फंड्स तो अभी भी ठीक है, लेकिन एक बदलाव मेरे हिसाब से इनको करना चाहिए कि 2 फंड्स में उन्होंने एक लमसम अमाउंट निवेश किया, उसमें से एक UTI का जो कोर इक्विटी फंड है उसमें से वो निकल जाए और ये अमाउंट जो दूसरे एग्जिस्टिंग फंड से उसमें वो ट्रांसफर कर दे। और ये करने का एम सिर्फ यही है कि इतने सारे फंड्स की इनको जरूरत नहीं है, और ये इन्वेस्टमेंट जो ये स्पेसिफिक फंड में जा रहा है वो डुप्लीकेट हो रहा है, तो उससे कोई एडिशनल आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो एक फंड कम कर दीजिए और बाकी के फंड्स में जो निवेश है वो चालू रखिए, आप अपने उस गोल को भी हासिल कर सकेंगे जो आपने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए रखा हुआ है।
ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी है, उसके हिसाब से आप बदलाव कर सकते हैं। और आपके लिए सजेशन भी दिया गया है कि आपको जो रिटायरमेंट के वक्त 1 करोड़ मिलेंगे वो कहाँ कहाँ लगाने हैं, कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स में, कुछ फ्लोटिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, फ्लोटिंग सेविंग बॉन्ड्स में, और इसके अलावा पीएम वंदना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये तमाम टूल्स हैं आपके लिए। चलिए अगले कॉलर से बातचीत करेंगे। देवेंद्र जीना हमारे साथ मौजूद है नैनीताल से। देवेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार नमस्कार मैम, योर मनी तो बहुत ही अच्छा है। पूछिए सवाल। जी जी मैम, मेरे पास अभी SBI स्मॉल कैप है। ओके, और एक मेरे पास है SBI फोकस प्लान। मैं 2 साल से रेगुलर अभी चला रहा हूँ। मुझे एक चीज बताइए, आपके ऑडियो क्लियर नहीं है इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। आप SBI स्मॉल कैप में 2000 की SIP कर रहे हैं, और SBI फोकस्ड इक्विटी में कितने रुपए की SIP आपकी चल रही है? 15,000। जी जी, तो यानी 17,000 की टोटल SIP आपकी 2 फंड्स में। हाँ जी हाँ जी, और मैं 10,000 और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ। और समझ में आ गया, आप 10,000 और डालना चाहते हैं। अब आपके गोल्स क्या हैं वो बताइए। मेरा है 1 करोड़ रुपये, ये मेरे को 20 साल के बाद बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए। ओके, और 25 साल बाद शादी के लिए 50 लाख, करेक्ट? और मेरे पास अभी बैंक में अर्नब, मेरे पास अर्नब इनके पास 2 फंड्स हैं, और तो हाँ, सुकन्या समृद्धि योजना भी आपके पास है, ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के आपके पोर्टफोलियो पर राय ले लेते हैं। अर्नब, एक तो इनके पोर्टफोलियो थोड़ा ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि 2 फंड्स हैं, दोनों सेम फंड हाउस के हैं, और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टमेंट किए हैं इन्होंने उसमें भी एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत ज्यादा। एक में मतलब कोई बैलेंस नहीं है, एक में 15,000, एक में सिर्फ 2,000, प्लस 10,000 ये और डालना भी चाहते हैं। टारगेट आपने इनके सुने 20 साल बाद 1 करोड़, 25 साल बाद 50 लाख। तो पहले इनके पोर्टफोलियो को थोड़ा सा ठीक कीजिए, क्या बदलाव कर सकते हैं, प्लस एडिशनल पैसा कहाँ लगाना है। जी, आपने सही कहा कि जो पोर्टफोलियो का जो प्रॉब्लम है वो यही है, सेम फंड हाउसेस के का पूरा पोर्टफोलियो एक ही फंड हाउस में जा रहा है। और दूसरी बात की बहुत इम्बैलेंस है कि जो एक फोकस फंड में जा रहा है वो 15,000 है, और जो स्मॉल कैप में जा रहा है वो 2,000 है। अब मेरे हिसाब से इनको पहले देख लेना चाहिए कि उनको कितना चाहिए। तो जो 2 गोल्स है उसको मिला के अगर वो 12,500 का निवेश करते हैं पर मंथ, तो उनका गोल अचीव हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये दोनों गोल अचीव करने के लिए उनके पास ऑलरेडी पर्याप्त अमाउंट है। अब एडिशनल 10,000 वो निवेश करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको जो 10,000 की जो अमाउंट है उसके लिए 5,000 में 2 नए फंड्स जोड़ने होंगे। 5,000 रुपीज कैनरा रोबेको के इमर्जिंग एक्विटीज फंड में, और 5,000 तो ये नए 10,000 का हो गया। जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है वो 17,000, उसमें से जो 15,000 का अमाउंट SBI फोकस में जा रहा है, उसमें से वो 15,000 के बजाय सिर्फ 10,000 वहां पर डाले, और जो 5,000 का जो अमाउंट सरप्लस आ गया वो स्मॉल कैप फंड में जो जा रहा है वहां पर वो ट्रांसफर कर दे। तो ये करने से क्या होगा कि उनके पोर्टफोलियो में जो एक लार्ज कैप और मिड कैप का जो शॉर्टेज थी वो पूरी हो जाएगी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और बैलेंस आ जाएगा। तो एज सिंस द अमाउंट इज एडिक्वेट, तो ये इनके गोल्स भी आराम से अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए, तो कैनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप फंड एक और सजेस्ट किया गया है आपको। कैनरा इमर्जिंग इक्विटी फंड आप चुन सकते हैं, और 12,500 के SIPs भी करेंगे तो भी काफी है अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन, थोड़े से एडिशन की जरूरत है। बात करते हैं उन बिगनर्स के लिए जो अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करना चाहते हैं, तो किन फंड्स के साथ शुरुआत करनी चाहिए ये जान लेते हैं अर्नब से। अर्नब, बताइए कुछ 4 फंड्स बताइए हमारे व्यूअर्स को, स्पेशली बिगनर्स को, कि किन फंड्स के साथ एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएट करें। जो लोग पोर्टफोलियो अपनी शुरुआत करना चाहते हैं उनको पहले ये देखना चाहिए कि एक अच्छा लार्ज कैप फंड हो उसमें, और उसमें मेरा चॉइस है कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड, क्योंकि ये देश की टॉप 100 कंपनीज में निवेश करता है। फिर उसके बाद आता है कि आपको थोड़ा चॉइस देना पड़ेगा फंड मैनेजर को, और उसमें मेरे हिसाब से पराग परिक का फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा फंड है,
वैल्यू इन्वेस्टिंग का फिलॉसफी चूज करता है और उसमें एक आपको थोड़ा फॉरेन एक्सपोजर भी मिलता है। इसके अलावा तीसरा फंड मेरा है कि एसबीआई का फोकस फंड। फोकस फंड में क्या होता है कि फंड मैनेजर कन्विक्शन के साथ कम शेयरों में निवेश करते हैं, तो उसमें आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपको अक्रॉस द मार्केट कैप की कंपनीज मिलती हैं और अच्छे ग्रोथ आइडियाज मिलते हैं। और फाइनली चौथा चॉइस है मेरा कोटक का इमर्जिंग इक्विटीज फंड, क्योंकि ये प्योर मिड कैप फोकस फंड है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और यहाँ पर ये कंपनीज वो सिलेक्ट करते हैं जो आगे जाते हुए बड़ी कंपनीज बनने की क्षमता रखते हैं। तो ये अगर आपके एज अ बिगिनर ये मिक्स आपके पोर्टफोलियो में हो तो आप उसे अच्छा बैलेंस दे सकते हैं और ग्रोथ की पोटेंशियल भी इसमें आप रख सकते हैं। ओके तो ये 4 फंड्स है, नोट कर लीजिए। ये उन तमाम व्यूअर्स के लिए हैं जो क्रिएट करना चाहते हैं पोर्टफोलियो। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी। चलिए इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया अर्नब, आप शो में आए, हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो को सुधारने में आपने मदद की और अपनी चॉइसेस भी बताई। इसी के साथ यौम मनी में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।